Hello everyone, welcome to UPSC Mantra. In today's session, we learn about banking economics. आज की इस सत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हम कवर करने वाले हैं। ये जानकारी बैंकिंग इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी और बैंकिंग सेक्टर को आज हम एक्सप्लोर करेंगे। यूपीएससी के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए और अन्य सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की परीक्षाओं के लिए ये बैंकिंग इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती है। तो आज का ये सत्र हमारा डेडिकेट रहेगा बैंकिंग इकोनॉमिक्स के लिए। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले कुछ दो चार चीज़ें बेसिक, जो भी पुरानी वीडियोस हैं जो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी हैं, आप उन सभी वीडियोस को जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड हैं उनको आप एक बार देख सकते हो। उससे कुछ मदद आपको मिल जाएगी बेसिक्स कंप्लीट करने में। और बेसिक्स के साथ साथ कुछ ऐसी वीडियोस भी हैं जिन वीडियोस को रेफर करके आप एक मर्तबा एक अच्छा खासा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बेस्ड कुछ अंडरस्टैंडिंग आप ले सकते हो पुरानी वीडियोस से। कुछ चीज़ें हम एनसीईआरटीज़ में कवर कर लेंगे जब हम एक सेपरेट सीरीज एनसीईआरटीज़ की कुछ दिनों बाद शुरू करेंगे। आज की इस क्लास में इकोनॉमिक्स में हम बैंकिंग सेक्टर को एक्सप्लोर करने वाले हैं। बैंकिंग सेक्टर क्या है, बैंकिंग इकोनॉमिक्स, इस बैंकिंग इकोनॉमिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं, इंडिया की सेंट्रल बैंक कौन सी है, उसके फंक्शंस क्या क्या है, उसके पावर्स क्या क्या है, इन सभी चीज़ों की आज हम चर्चा करेंगे। हर देश में एक सेंट्रल बैंक रहती है, हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है, अर्थात एक केंद्रीय बैंक होती है, केंद्रीय बैंक होती है। अब इंडिया के केस में ये जो सेंट्रल बैंक है वो हमारे यहाँ आरबीआई के नाम से, किस नाम से है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत की रिजर्व बैंक। आरबीआई इंडिया की सेंट्रल बैंक है। अलग अलग देशों में हर देश की एक सेंट्रल बैंक होती है। आरबीआई की जो स्थापना हुई थी वो स्थापना 1935 में हुई थी। कब हुई थी? 1935 में हुई थी। और आरबीआई का जो नेशनलाइजेशन है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण जो है, नेशनलाइजेशन, वो हुआ था हमारा नेशनलाइजेशन ऑफ आरबीआई। इट टुक प्लेस ऑन 1 जनवरी 1949। तो ये दो डेट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हुए कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में इस आरबीआई नाम की एक सेंट्रल बैंक के एस्टेब्लिश होने का जिक्र किया गया था। तो आरबीआई जो सेंट्रल बैंक है उसको 1935 में एस्टेब्लिश किया गया था और इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण जो है वो 1 जनवरी 1949 को हुआ, 1949 को। ये जो आरबीआई है इसको हम बैंकर्स बैंक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंकर्स बैंक। कि आरबीआई जो है वो सभी कमर्शियल बैंक्स को पैसा प्रोवाइड करती है जब जब इन कमर्शियल बैंक्स को फंड डेफिसिट होता है, फंड की कमी होती है। तो आरबीआई प्रोवाइड्स द मनी टू दीज कमर्शियल बैंक्स। अब ये शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होती क्या है? वो बैंक जो आरबीआई के सेकंड शेड्यूल में मेंशन की गई हैं वो सारी बैंकें शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के कैटेगरी में आती हैं। बैंकर्स बैंक के अलावा और कौन सा फंक्शन आरबीआई प्ले करता है? सरकार को, गवर्नमेंट को भी पैसा ज़रूरत के वक्त में बैंक देती है जिसको हम आरबीआई बोलते हैं। तो आरबीआई ऑल्सो प्रोवाइड्स द मनी टू द गवर्नमेंट। ये दो बड़े और मेजर फंक्शन हो गए आरबीआई के। आरबीआई 2 रुपया और इससे ऊपर के, 2 रुपया और इससे ऊपर की करेंसी को आरबीआई इश्यू करती है, जारी करती है। यानी 2 रुपया और 2 रुपया से ऊपर की जितनी मुद्राएं हैं, जितनी करेंसी हैं, उनको आरबीआई जो है वो पब्लिश करती है, प्रिंट करती है, छापती है। अब जो 1 रुपया है, 1 रुपया, ये 1 रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार जो है उसके अधिकार क्षेत्र में आता है। 1 रुपी, 1 रुपये को छापने की जो कैपेसिटी है, जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी भारत सरकार के पास है। लेकिन भारत सरकार इस 1 रुपये को भी जो छापती है वो आरबीआई की मदद से ही छापती है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ कि 2 रुपया और उससे ऊपर की जो मुद्राएं हैं वो आरबीआई छापेगी, आरबीआई के अधिकार क्षेत्र में आती है। जबकि रुपया 1 वाला जो डिनोमिनेशन का करेंसी है वो करेंसी भारत सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है। लेकिन भारत सरकार उस 1 रुपये के डिनोमिनेशन को भी जो प्रिंट करवाएगा वो
किससे करवाएगा? आरबीआई से, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ही करवाएगा। इसके अतिरिक्त एक टर्म इस्तेमाल होता है मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम। अब ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, जरा एक नज़र डालते हैं और हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम, इसको हमने इंग्लिश में बोला मिनिमम रिजर्व सिस्टम। ये क्या है मिनिमम रिजर्व? कि भारत सरकार में या भारत में जो सेंट्रल बैंक है जिसका नाम आरबीआई है, इस आरबीआई के पास न्यूनतम जो रिजर्व रहता है वो कितना है? वो लगभग 200 करोड़ का मिनिमम रिजर्व सिस्टम है और 200 करोड़ रुपए की बैकिंग आरबीआई रखती है। आप इस प्रकार से इसको समझ सकते हो। ये जो 200 करोड़ की जो बैकिंग है, इसमें 115 करोड़ का गोल्ड रहता है। क्या रहता है? 115 करोड़ रुपए का गोल्ड शामिल होगा 200 करोड़ की बैकिंग में, और इसके साथ साथ लगभग 85 करोड़ 85 करोड़, यानी 115 करोड़ प्लस 85 करोड़, ये मिलके हमारा क्या बनता है? 200 करोड़। और 200 करोड़ रुपए का मिनिमम रिजर्व सिस्टम जो भारत के पास रहता है, इसके आधार पर आरबीआई करेंसी जारी करती है, इश्यू करती है, प्रिंट करती है। तो 115 करोड़ का तो गोल्ड हो गया और 85 करोड़ की हमारी फॉरेन सिक्योरिटीज हो गई। क्या हो गई? फॉरेन सिक्योरिटीज। फॉरेन सिक्योरिटीज। तो भारत में जो भारत की सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसके पास लगभग 200 करोड़ रुपए का बैकिंग रहता है जिसको हम मिनिमम रिजर्व सिस्टम बोलते हैं। इसमें 115 करोड़ का गोल्ड रिजर्व होगा और 85 करोड़ की फॉरेन सिक्योरिटीज शामिल होंगी। राइट, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ कि जो आरबीआई है, इस आरबीआई के पास और कौन कौन से ऐसे फंक्शंस हैं जिनको हमें जानना जरूरी है, कौन कौन से और ऐसे कार्य हैं जो आरबीआई भारत में पूरे करता है। आरबीआई के पास फॉरेक्स रिजर्व रहता है, यानी आरबीआई इज द अथॉरिटी टू कंजर्व दी फॉरेक्स रिजर्व। तो हमारे जो फॉरेक्स रिजर्व हैं वो आरबीआई के पास ही रहते हैं। आरबीआई के पास कितना फॉरेक्स रिजर्व है अगर हम देखें तो लगभग आज के टाइम पे 622 बिलियन डॉलर, यानी मोर देन 622 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व आरबीआई के पास आज है। इस 622 बिलियन डॉलर से ज़्यादा की जो राशि है जिसको हम फॉरेक्स रिजर्व बोलते हैं, इस फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या शामिल रहता है? तो आप ज़रा गौर फरमाइए। इसमें फॉरेक्स रिजर्व में गोल्ड शामिल रहता है, यानी फॉरेक्स रिजर्व ऑफ आरबीआई which is more than rupees 622 billion dollars now in today's current time period. It consists of gold के अलावा इसमें रहता है हार्ड करेंसी जैसे डॉलर वगैरह। राइट, गोल्ड हो गया। इसके अलावा SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इन्हें हम विशेष आहरण अधिकार भी बोलते हैं। विशेष आहरण अधिकार SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स। ये SDR कौन इश्यू करता है? ये IMF इश्यू करता है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF वर्ल्ड बैंक जो ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम आपने पहले सुना होगा, तो IMF इन SDRs को इश्यू करती है, जारी करती है। इस IMF के द्वारा जारी किए गए SDR, स्पेशल ड्राइंग राइट्स के अलावा स्पेशल ट्रांच इशूड बाई आरबीआई, ये भी शामिल रहता है। किसमें शामिल रहता है? ये फॉरेक्स रिजर्व में शामिल रहता है। तो मोटा मोटा हमने देखा कि जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें 4 चीज़ों का समावेश रहता है। गोल्ड का, हार्ड करेंसीज जैसे डॉलर, SDR स्पेशल ड्राइंग राइट और स्पेशल ट्रेंच। अब जरा समझते हैं कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स होते क्या हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स कोई करेंसी नहीं है, ये कोई मुद्रा नहीं है। स्पेशल ड्राइंग राइट्स क्या है? स्पेशल ड्राइंग राइट्स जो है दे आर दी बास्केट ऑफ करेंसी,
यानी कोई एक करेंसी जो है उसको हम आईएमएफ के द्वारा जारी किए गए एसडीआर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। विशेष आहरण अधिकार इज अ बास्केट ऑफ करेंसी। इसमें क्या क्या आ जाएगा? इसमें पाउंड स्टर्लिंग आ जाएगा, इसमें यूरो आ जाएगा, इसमें डॉलर आ जाएगा, इसमें चाइनीज युएन आ जाएगा, इसमें जापानीज युएन आ जाएगा, इसमें चाइनीज जो है करेंसी वो आ जाएगी। तो ये सब मिलकर एसडीआर या स्पेशल ड्राइंग राइट्स बनाते हैं, इन्हें एसडीआर्स बोलते हैं। एसडीआर्स के अलावा स्पेशल ट्रेंच ये भी आईएमएफ के द्वारा ही जारी किए जाते हैं। आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसमें हर कंट्री का एक कोटा होता है। क्या होता है? कोटा। हर कंट्री का एक कोटा रहता है जो कॉन्ट्रीब्यूशंस बोले जा सकते हैं या योगदान बोले जा सकते हैं। तो हर कंट्री जो जो पैसा या जितना जितना अमाउंट में पैसा कंट्रीब्यूट करती है आईएमएफ के खाते में, उस कोटे को हम एसडीआर से रिप्रेजेंट करते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट्स के नाम से उस कोटे को हम जानते हैं, राइट। अब जैसे भारत है, तो भारत का अप्रोक्सीमेटली 2.75% के आसपास कंट्रीब्यूशन या कोटा है जो आईएमएफ में कंट्रीब्यूट किया है इंडिया ने। चाइना का अगर आप देखोगे तो 11-12% के आसपास है या उससे थोड़ा सा ज़्यादा, और अगर अमेरिका का देखोगे तो मोर देन 40% ये कंट्रीब्यूशन है आईएमएफ कोटे में। ये पैसा जो है वो कभी भी देश को दिया जा सकता है जिस देश ने आईएमएफ के पास इसको कंट्रीब्यूट करके रखा हुआ है, राइट। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ, जरा जानने की कोशिश करते हैं कि और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम इस आईएमएफ कोटे के अलावा जानने की कोशिश करेंगे आज के इस विशेष सत्र में। हमने कुछ चीज़ों को पढ़ने की कोशिश की अभी, जिसको हमने एसडीआर बोला, स्पेशल ड्राइंग राइट्स बोला, और अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। आरबीआई की इन फंक्शंस के अलावा कुछ और चीज़ें देखते हैं। जो आरबीआई है भारत के केस में, इसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोलते हैं, आरबीआई। इस आरबीआई के संदर्भ में आप कुछ चीज़ों को और नोटिस करिए। जैसे आरबीआई जो है वो क्रेडिट कंट्रोल पर काम करती है। किस पे काम करती है? क्रेडिट कंट्रोल पे। भारत में कितना पैसा, कितनी लिक्विडिटी होनी चाहिए, कितनी नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा लिक्विडिटी या ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो या फ्लोट कर रहा है तो उसको स्क्वीज आउट करना है, बाहर निकालना है। और अगर पैसे की कमी है तो आरबीआई को उसमें इंडियन मार्केट में जो है करेंसी इन्फ्यूज करनी है। तो क्रेडिट कंट्रोल के इन मेजर्स को आरबीआई देखता है। सो आरबीआई इज अ बैंकर्स बैंक, आरबीआई इज द बैंकर टू द गवर्नमेंट, आरबीआई इज ऑल्सो द क्रेडिट कंट्रोलर। सो आरबीआई क्या करता है? क्रेडिट को कंट्रोल करता है। अब ये चीज़ें आरबीआई दो तरीके से करता है। एक को हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव मेजर्स। क्या बोलते हैं? क्वांटिटेटिव मेजर्स। एक को बोलते हैं क्वालिटेटिव मेजर्स। क्या बोलते हैं? क्वालिटेटिव मेजर्स। क्वालिटेटिव मेजर्स यानी गुणात्मक और ये हो गए मात्रात्मक या संख्यात्मक, राइट। मात्रात्मक या संख्यात्मक कार्य। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव में फर्क क्या है? जब आरबीआई क्वांटिटेटिव मेजर्स को फॉलो करती है, इसका मतलब है आरबीआई मार्केट से जो क्वांटम है लिक्विडिटी का, उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। यानी जितना पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है उसकी क्वांटिटी को, उसकी मात्रा को आरबीआई रेगुलेट या कंट्रोल करना चाहती है। जब ऐसा आरबीआई का एम होगा, उद्देश्य होगा, तब आरबीआई क्वांटिटेटिव मेजर्स के साथ आगे बढ़ेगी। अगर आरबीआई का उद्देश्य क्वालिटेटिव मेजर्स को अप्लाई करना है, इसका मतलब अब आरबीआई क्वांटम प्लस पर्पस इन दोनों को टारगेट करना चाहता है, लक्षित करना चाहता है कि आरबीआई क्वांटम ऑफ लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगा, बिल्कुल करेगा। इसके पीछे आरबीआई का कोई पर्पस निहित होगा, कोई उद्देश्य निहित होगा। तो ये हमारे फीचर हो गए क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव फीचर्स।
अब ज़रा आगे बढ़ते हैं, ज़रा जानने की कोशिश ये करते हैं कि इसके अलावा जो आरबीआई है वो कौन कौन से फंक्शंस को फॉलो करता है। आरबीआई क्वांटिटेटिव मेजर्स में किन किन स्टेप्स को लेता है और क्वालिटेटिव मेजर्स में किन किन स्टेप्स को लेता है। जैसे अगर हम क्वांटिटेटिव मेजर्स को उठाएं तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में कौन से मेजर्स आएंगे, आप ज़रा ध्यान से देखेंगे। जब आरबीआई का पर्पस सिर्फ मार्केट में जो लिक्विडिटी है उसके क्वांटम को कंट्रोल करना होगा, तब आरबीआई बैंक रेट का सहारा लेगी। किसका सहारा लेगी? बैंक दर का सहारा लेगी। इसके अलावा आरबीआई जो है सीआरआर में चेंजेस लाएगी। सीआरआर है कैश रिजर्व रेशियो, इसको हम नगद कोष अनुपात भी बोलते हैं, नगद कोष अनुपात भी बोलते हैं। कैश रिजर्व रेशियो, इसको बैंक दर बोलते हैं, बैंक रेट बोलते हैं। इसके अलावा एक रहता है ओपन मार्केट ऑपरेशंस, यानी खुले बाजार की क्रियाएं, खुले बाजार की क्रियाएं, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, खुले बाजार की क्रियाएं। इसके अलावा और कौन कौन से स्टेप्स आरबीआई ले सकता है जब क्वांटिटेटिव मेजर्स को आरबीआई फॉलो करेगा? इसके अलावा रेपो दर, रेपो और रिवर्स रेपो, रेपो और रिवर्स रेपो में आपको चेंजेस देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, यानी वैधानिक तरलता अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, तरलता अनुपात। अब जरा देखते हैं कि इन सब के माध्यम से या इन सब टूल्स या औजारों के माध्यम से आरबीआई इंडियन मार्केट्स की लिक्विडिटी को कैसे कंट्रोल करता है। भारत में जो पैसा इंडियन इकोनॉमी में जो स्प्रेड कर रहा है, जो फैला हुआ है, उस पैसे को कैसे आरबीआई रेगुलेट करता है। अब जरा आगे बढ़ने से पहले इन चीज़ों को समझ लेते हैं। बैंक रेट क्या है? बैंक रेट वो दर है जिस दर पर आरबीआई जो है वो कमर्शियल बैंक्स को पैसा देता है। जब भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई कमर्शियल बैंक को पैसा देगा तो आरबीआई उस पर एक ब्याज लगाएगा। उस ब्याज को बैंक दर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैंक दर। ये ब्याज लगभग 8 से 9% के बीच में रहती है। सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो, इसका मतलब है कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आरबीआई के पास एक निश्चित अमाउंट में पैसा रिजर्व रखती हैं। कमर्शियल बैंक आरबीआई के पास एक निश्चित अमाउंट में पैसा रिजर्व रखती हैं। इसको हम कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। अब ओपन मार्केट ऑपरेशंस के, अच्छा ये दर क्या है? जिस दर पर ब्याज मिलेगा कैश रिजर्व रेशियो के ऊपर, ये दर लगभग 4.5% के आसपास रहती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है कि जो आरबीआई है और जो कमर्शियल बैंक हैं, आरबीआई और कमर्शियल बैंक्स के बीच में जो सिक्योरिटीज़ हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, उनको खरीदने और बेचने की प्रक्रिया शामिल रहती है। आरबीआई कमर्शियल बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ खरीदती भी है और ज़रूरत पड़ने पर कमर्शियल बैंक्स को आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचती भी है। राइट? इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में रेपो दर में आपको समझाऊंगा तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तो आरबीआई के पास कौन कौन से टूल्स हैं जब मार्केट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिक्विडिटी को कंट्रोल करेगी? एक तो हो गया बैंक दर, दूसरा हो गया कैश रिजर्व रेशियो, तीसरा हो गया ओपन मार्केट ऑपरेशन, चौथा हो गया रेपो रेट। अब जरा रेपो रेट को समझते हैं। आरबीआई जिस दर से कमर्शियल बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगा, द रेट एट विच आरबीआई विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द कमर्शियल बैंक, उस दर को रेपो दर कहते हैं। ये लगभग 8% के आसपास रहता है। यानी रेपो का मतलब है रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शन। ऐसे मान के चलो कि आरबीआई ने कमर्शियल बैंक्स को कुछ पैसा जो है वो पहले दिया है ना, अब आरबीआई वो पैसा लेना चाहती है। तो जब कमर्शियल बैंक ने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदी, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदेगी जब कमर्शियल बैंक, तो उसके पास जो पैसा होगा
वो पैसा किसके पास पहुंच जाएगा? आरबीआई के पास। तो अब बैंकों के पास पैसा नहीं बचा। तो जब बैंकों के पास पैसा नहीं होगा तो बैंकें लोन नहीं दे पाएंगी, लोन नहीं दे पाएंगे तो आम आदमी की जेब में पैसा नहीं आएगा, और ऐसा करके आरबीआई मार्केट से लिक्विडिटी को कंट्रोल कर लेती है, सक आउट कर लेती है, लिक्विडिटी को जो है वो निचोड़ लेती है, राइट। दूसरा तरीका क्या हुआ कि जो रिवर्स रेपो रेट है, उस रिवर्स रेपो रेट में वापस इसको बेच देती है, किसको? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को। यानी पैसा अब बैंकों के पास आ जाएगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को कमर्शियल बैंक से खरीद लेगी, परचेज कर लेगी, और जो पैसा होगा वो बैंकों को दे दिया जाएगा। ऐसे बैंक फिर कस्टमर्स तक, रिटेल कस्टमर्स तक वो पैसा पहुंचा देती हैं लोन के माध्यम से। तो रेपो रेट जो है उससे क्या होता है, मार्केट में लिक्विडिटी जो है वो इंजेक्ट की जाती है, और रिवर्स रेपो रेट से मार्केट से लिक्विडिटी को एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है, राइट, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। रीपरचेज ऑप्शन, रीपरचेज ऑप्शन इसका मतलब क्या हुआ, दोबारा से एक बार फिर समझते हैं। RBI is repurchasing the government securities from the commercial bank with the promise that they will sell them when the time will come. दूसरा तरीका इसी को समझने का, RBI is now targeting the liquidity in the market. तो RBI कमर्शियल बैंक्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बेचेगा, तो जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी बेचेगा तो बैंकों के पास पैसा आएगा। इसके उलट जब आरबीआई उन कमर्शियल बैंकों से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को वापस खरीदेगा तो इससे क्या होगा, इससे बैंकों के पास पुनः पैसा आएगा। इतनी बात समझ में आई। तो रेपो दर से क्या होता है, रेपो दर से मार्केट में जो लिक्विडिटी है उस लिक्विडिटी को इन्फ्यूज किया जाता है, बढ़ाया जाता है। जब मार्केट को पैसों की ज़रूरत होगी या मार्केट में आरबीआई चाहेगा कि पैसा ज़्यादा आए, तब लिक्विडिटी को बढ़ाने पर काम किया जाएगा। ऐसा रेपो दर के माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करती है। वहीं जब मार्केट से लिक्विडिटी को एब्जॉर्ब करना हो यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा आ गया है और अब आरबीआई चाहता है कि ये पैसा जो है मार्केट से निकाल लिया जाए, तो आरबीआई रिवर्स रेपो का सहारा लेगा। एक बार तीसरी मर्तबा फिर से आरबीआई, आप ऐसे समझो बिल्कुल आसान भाषा में कि रेपो दर का इस्तेमाल आरबीआई कब करता है, जब आरबीआई को मार्केट में पैसा छोड़ना हो ज़्यादा से ज़्यादा, और रिवर्स रेपो का इस्तेमाल आरबीआई कब करता है, जब मार्केट से पैसा निकालना हो, एक्सट्रैक्ट करना हो। यानी मार्केट में पैसा ज़्यादा हो गया है, आरबीआई चाहता है ये पैसा निकाल लिया जाए, तो आरबीआई किसका सहारा लेगा, आरबीआई सहारा लेगा रिवर्स रेपो रेट का। किसका सहारा लेगा, रिवर्स रेपो रेट का। अब बढ़ते हैं आगे। हमारे पास दूसरा जो टूल है वो है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, SLR। ये लगभग वही 22-23% के आसपास रहता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसमें कमर्शियल बैंक अपने पास एक अनुपात में पैसा रिजर्व रखती हैं, ताकि कभी अगर कोई पैनिक वाली सिचुएशन क्रिएट हो तो जिन लोगों ने बैंकों में पैसा जमा कर रखा है उनका पैसा उनको वापस किया जाए इमरजेंसी सिचुएशंस में, ताकि पैनिक वाली सिचुएशंस में इन्वेस्टर्स को ऐसा न लगे कि उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उनका पैसा लेके बैंक निकल गई है। तो ऐसे कई सारे जो स्टेप्स हैं उनके माध्यम से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है मार्केट में क्वांटम या फिर उस मात्रा को, उस क्वांटिटी को रेगुलेट करता है जिसमें लिक्विडिटी होनी चाहिए। अगर ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो कर रहा है तो आरबीआई उस पैसे को निकाल लेगा, अपने पास रख लेगा, और अगर कम पैसा है, मार्केट में पैसे की ज़रूरत है, तो आरबीआई पैसा इन्फ्यूज़ कर देगा। किसको कर देगा, कैसे कर देगा, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को सेल करता है कमर्शियल बैंक्स को और फिर रीपरचेज करता है। ऐसा अलग अलग माध्यम के द्वारा होता है। इस पूरी प्रक्रिया को ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोलते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेजर्स में आरबीआई सिर्फ क्वांटम ऑफ लिक्विडिटी को टारगेट करता है, जबकि क्वालिटेटिव मेजर्स में आरबीआई
क्वांटम यानी क्वांटिटी को तो रेगुलेट करता ही है, साथ ही साथ आरबीआई जो है उसका एक पर्पस भी होता है। आज की क्लास में बस इतना ही। कल के सेशन में या नेक्स्ट सेशन में हम फिर मिलेंगे और हम क्वालिटेटिव मेजर्स के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। स्टे सेफ एंड कंटिन्यू लर्निंग।